आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मेहमान जुड़ नहीं पाए हैं, अभी टाइम लग रहा है, बस अभी बहुत जल्दी ही वो हमसे जुड़ेंगे। आपको आवाज आ रही है? कमेंट कीजिए। सेन कुमार जी, आपको आवाज आ रही है? कमेंट करके बताइए। नीलम जी, मैंने आपको एडिटिंग के लिए भेज दिया है। एडिटिंग हो रही है। यस, एडिटिंग हो रही है। डिक्लाइन हुआ है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है? फिर एडिंग की है मैंने। फोन को हॉरिजॉन्टल रखा है, फिर डिक्लाइन हो रहा है बार बार। बार बार डिक्लाइन हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम है? आप रिक्वेस्ट भेजिए फिर से। दिखा रहे हो गया। गुड, वेलकम मैम। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी। हाँ जी, ठीक है। मेरे पेज कुछ पंक्तियों से मैं एक मुलाकात प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। लखनऊ से डॉक्टर नीलम साहू, जो एक साइकोलॉजिस्ट है, राइटर है, टीचर है, और क्या क्या कहे उनके बारे में। उन्होंने इतने पुरस्कार जीते हैं, जिसके बारे में आज चलिए मिलते हैं और आप इसे जानते हैं आपके बारे में। तो मैम, आप बताइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपकी इन पंक्तियों से मैं आपको अपने मंच पे आमंत्रित करती हूँ। ऐ मंजिल तुझे पाना इतना कहाँ आसान है, ऐ मंजिल तुझे पाना इतना कहाँ आसान है। राहों में रुकावटों का तूफान है, राहों में रुकावटों का तूफान है। जिसने बांधे हैं कफन हौसले के, जिसने बांधे हैं कफन हौसलों के, उन्हीं के इस जहां में कदमों के निशान है, उन्हीं के इस जहां में कदमों के निशान है। और एक ऐसी शख्सियत
जिसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, उससे मिलके उसी को जाना जा सकता है जिसने अपने जीवन में संघर्ष किया और एक मिसाल कायम करी है हमारे देश की महिलाओं के लिए। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नीलम साहू जी का। वेलकम। थैंक यू झरना जी, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। इस सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और मैं साइकोलॉजी में पीएचडी हूँ, अपना एक इंस्टीट्यूट चलाती हूँ, हाँ जी, साथ ही में रेकी हीलर भी हूँ। और इस समय बस यही काम है कि जिसको भी रेकी की हीलिंग की जरूरत हो, मैं रेकी हीलिंग भेजती हूँ। जी, ये रेकी हीलर का क्या अर्थ है, जरा इसको क्लियर करिए, ये रेकी हीलर क्या होता है? रेकी हीलिंग एक प्रकार की आकाशीय हीलिंग की ऊर्जा है जो हमारे सबके शरीर में होती है, पर क्योंकि हम आधुनिक युग में कई तरीके के नेगेटिव एनर्जी से घिर गए हैं, तो ये ऊर्जा से हम ट्यून नहीं है। पर जो इसको सीखते हैं वो इस ऊर्जा से ट्यून हो जाते हैं हाँ और जी। गुरु के माध्यम से सीख के फिर इस एनर्जी को हम हाथ से जिसको हील करना होता है उस तक भेजते हैं। ओके और इसमें डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता, वो व्यक्ति जहां भी हो उसको ये हीलिंग मिल जाती है। ओके ओके, वेरी नाइस। इसको हम लोग को जानना चाहिए कि अच्छी पद्धति जिसके बारे में मेरे ख्याल से बहुत से लोग किसी को नहीं जानते होंगे। आप अपने इस बारे में समय बताइए, जितने भी आप रेकी हीलर हैं इस विश्व में, वो सब प्रार्थना कर रहे हैं, कलेक्टिव हीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसमें मानते हैं कि हमारा मस्तिष्क और हमारे हृदय सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए कलेक्टिव हीलिंग हम लोग सबके लिए कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस मन से जो लोग भी जुड़े हैं उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आप एक शिक्षिका के कार्य किए हैं, आप डॉक्टर हैं, फिर आपका राइटिंग की तरफ कब रुझान हुआ, कब रुचि हुई कि मैं लिखना शुरू कर दूँ? राइटिंग आप यूं समझिए कि मेरे नाना जी एक अच्छे लेखक रहे हिंदी के, अच्छा। और परिवार में सबको पढ़ने का और लिखने का शौक था, तो बड़े भाइयों और बहनों को देखते देखते बस सीख लिया। और जी जी अच्छा लगता है लिखना, अपने मन की बात लोगों तक पहुंचाना। जी जी। तो आप क्या श्रृंगार, क्या क्या किस लहर में लिखती हैं, क्या लिखती हैं, क्या अच्छा लगता है? मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखती हूँ। हाइकू विधा पे मुझे बहुत अच्छा लगता है लिखना, पर मैं ज्यादातर अतुकांत ही लिखती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मन की बात को कहीं अगर हम बांध के लिखना चाहें तो मन शायद बंध ही जाता है, विचार बन जाते हैं, इसलिए मैं अतुकांत और मुक्त काव्य ही लिखती हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। जी जी, बहुत सुंदर। कुछ अपने जीवन की ऐसी घटनाएं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हो, लोगों को एक शिक्षा देना चाहती हो, आपका जीवन जो एक स्ट्रगल भरा रहा है, अपने उसके बारे में कुछ बताएं आप। अपने जीवन के बारे में कहूँ तो पति का देहांत मेरे 7 वर्ष पूर्व हो गया, जी और बेटा मेरा छोटा था उस वक्त, जी और इंस्टीट्यूट भी चलाना था। जी पर इसको जीवन का एक मोड़ समझ के आगे बढ़े। हार मान सकते थे, पर हार मान के भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन बहुत सुंदर बात। नहीं आना था अच्छे के लिए, जो होना था बुरा होना था जी अगर हम हार मान जाते। तो जी जी अगर हम अपने कार्य करते रहें, संघर्ष करते रहें और खुश रहें, मेन चीज है खुश रहें, और जो पॉजिटिव चीजें हैं हमारे साथ उनको देखें, तो मेरा परिवार, मेरे ससुराल वाले, मेरा बेटा, सब मेरे साथ थे, और उनकी सहायता से, उनके मोटिवेशन से हम बस आगे बढ़ते गए। और सोशल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, और मेरे जो इंस्टीट्यूट है उसमें जो हमारे छात्र थे, हमारे साथ काम करने वाले सहयोगी थे, उन्होंने भी परिवार की तरह ही साथ दिया। तो कभी भी कठिनाई का वक्त आता है तो हार मानने से बेहतर है कि हम जो हमारे पास है अच्छा, उसके लिए शुक्रगुजार हों और उस पॉजिटिव चीज की ओर देखें, और बहुत फिर सुंदर से बात। आगे बढ़ते रहें। आपकी इस मार्ग बातों से हमेशा उन लोगों खुलता को, जाता है महिलाओं को जब आप प्रेरणा आगे लेनी बढ़े। चाहिए कि बहुत जल्दी हताश हो जाती है, और महिलाएं खास तौर से कि वो सोचती है कि अब हम क्या करें, हमारा जीवन ऐसे ही कटेगा, तो एक आप उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। बहुत अच्छा आपका उदाहरण।
उनके सामने आपकी बहुत सुंदर बात। आपने अपना इंस्टीट्यूट कब से शुरू किया, कब से पढ़ाना शुरू किया? मेरा इंस्टीट्यूट सन 2000 से शुरू किया। पति और मैंने दोनों ने मिलकर शुरू किया। उद्देश्य था कि शिक्षा उस क्षेत्र में पहुंचाई जाए जहां शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है। जी। तो हमने लखनऊ के पुराने क्षेत्र में अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया जी। और फिर बाद में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ जुड़ के, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ जुड़ के स्किल डेवलपमेंट का कार्य भी किया, जिससे कई गांव के बच्चों को और शहर के बच्चों को शिक्षा मिली और हम लोग ने बाद में उनको जॉब भी दिलाया। आज आपके इंस्टीट्यूट से बहुत सारे लोग निकल के जाते हैं, बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं। आप अपने को कितना सक्सेसफुल समझती हैं कि आपका जो शिक्षा का वो जो कदम जो उठाया वो आप आज इस मुकाम तक पहुंच पाई हैं, सफल हो पाई हैं, आपको संतुष्टि होती है इससे? अभी तो बहुत लंबा रास्ता है और शिक्षा और रास्ते का मजा ज्यादा है, मंजिल तो बहुत दूर होती, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओ मंजिल आगे और खुलती जाती है और बढ़ती जाती है। तो आप समझ लीजिए कि एक मिशन है कि लोगों को शिक्षित करना है और इस प्रकार शिक्षित करना है कि वो अपना जॉब कर सकें या व्यवसाय कर सकें और इसके साथ साथ अपने व्यक्तित्व को निखार सकें, जो भी उनके टैलेंट है, स्किल है, उसको निखार सके और आगे बढ़ सके। जी। मैडम, मैं उन युवा पीढ़ी के लिए आपसे विचार जानना चाहूंगी कि बहुत से बच्चे अपने करियर को लेके बड़े सजग होते हैं और कभी कभी उसे मंजिल नहीं मिल पाती है, कई बार जो है फेल हो जाते हैं अपने प्रयासों में। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, उनको किस तरीके से उत्साहित करना चाहेंगी आप? बहुत से बच्चे आते हैं पर कभी कभी लगता है कि उन्होंने जो मंजिल चुनी वो उनके टैलेंट से या उनके स्किल से मैच नहीं कर रही थी। तो पहले अपने स्किल सेट को पहचाने, क्या स्किल खुद में डेवलप कर सकते हैं, किस कुशलता को, किस योग्यता को अपने अंदर विकसित कर सकते हैं और उस योग्यता को विकसित भी करें और सिर्फ एक जॉब की तरह ना सोचें, करियर की तरह सोचे कि उस करियर में आगे क्या चुनौतियां आएंगी, कौन सा स्किल उनके पास होना चाहिए, उनको भी डेवलप करें। सिर्फ एक स्किल को डेवलप करके स्किल सेट डेवलप करो तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हो और अपने को हमेशा आगे नई चीजों को सीखने में निरंतर लगाए रहना चाहिए। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुला होता है, अक्सर हम उस दूसरे रास्ते की ओर नहीं देखते। बहुत सुंदर। आजकल का जो माहौल, फैशन जो चल रहा है, तो लड़कियां जो मॉडर्नाइज होती जा रही हैं, विचारों में स्वतंत्रता लाती जा रही हैं और कपड़ों का पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, लाइफ स्टाइल उनका बिल्कुल फर्क हो चुका है। तो उनके लिए आप अपनी शिक्षा की क्या बात कहना चाहिए, उनके लिए क्या संदेश है कि वो सही पथ पे चल रही है? औरतों के लिए आजादी, लड़कियों के लिए आजादी जरूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि उस आजादी में वो गलत कदम पे बढ़ जाए। आजादी बहुत अच्छी चीज है, पर अगर एक आप मान लीजिए एक बस चलाने वाला है और कहे मैं आजाद हूं, मैं बिना स्टीयरिंग व्हील पे हाथ रखे बस चलाऊंगा, तो ये आजादी नहीं है, ये तो दूसरों की जान को जोखिम में डालना है, खुद की जान को भी जोखिम में डालना है। तो आजादी में स्टीयरिंग व्हील पे नियंत्रण होना जरूरी है और आप सही रास्ते पे अपनी गाड़ी को चलाएं। ये जानना जरूरी है कि जिस रास्ते पे आप चला रहे हैं वो सही है और वो आपको सही मंजिल पे ले जाएगा। तो भटकने का रीजन सिर्फ ये होता है कि कहीं ना कहीं हमें अपनी मंजिल का ही ज्ञान नहीं होता, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं और उस पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता चुनना है वो नहीं पता होता। इसके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जो टीचर कर सकते हैं, माता पिता कर सकते हैं और आजकल मीडिया बहुत अच्छा साधन है। तो आप सही मार्गदर्शन चुने और ये ध्यान रखें कि जीवन में सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हैं, हम एक उद्देश्य लेके आए हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? सिर्फ नौकरी पाना, सिर्फ व्यवसाय करना, सिर्फ पेट भरने के लिए पैसा कमा लेना तो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य इससे अधिक कहीं होता है। मनुष्य जाति है, हम लोग मानव हैं और हम सिर्फ पेट भरने के लिए इस जीवन में नहीं आए, हम और भी कार्य करने के लिए आए हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी।
जी तो ये सोच के जब हम जीवन को जिएंगे तो स्टीयरिंग व्हील हमेशा सही जी जगह रहेगा बहुत और हाथ भी स्टीयरिंग पे रहेगा। बहुत सुंदर। अब आजकल के समय में देखा है कि जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं, अब शादियां हो जाती हैं, कैरियर आजकल अवेयरनेस ज्यादा है लड़कियों में भी, लेकिन किसी हाँ जी। कारणवश उनका विवाह के बाद बच्चे घर गृहस्थी में इतनी वो हो जाती हैं कि अपने कैरियर को छोड़ना पड़ता है। तो उस हाँ समय जी। उसके बाद जब बच्चे बड़े जाते हैं तो उस समय महिलाओं में एक बहुत अकेलापन और बड़ा एक फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि बच्चे अपने काम पे चले गए, उनको लगता है कि हमने इतना पढ़ा लिखा और हमारा सब कुछ बेकार किया। तो ऐसे हाँ, समय में तो उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक फीलिंग है जो आ, हर महिला को इससे गुजरना पड़ता है। एम्प्टी नेस्ट फीलिंग, जी कि अब जी मेरा घोंसला खाली हो गया, मैं क्या करूं। जी जी क्योंकि महिला का एक उद्देश्य हो जाता है कि वो केंद्रित हो जाती है, उसका पूरा फोकस उसके बच्चों पे हो जाता है। जी। तो जैसा कि आप कैमरे का फोकस बदलते हो ना, हाँ जी वैसे एक बार कैमरे का फोकस बदल के अपने ऊपर लाना होता है कि अब जब मेरे पास वक्त है तो इसका मैं सदुपयोग कैसे करूं, कहाँ करूं, मेरे जी क्या टैलेंट हैं जिनको मैं निखार सकती हूँ, जी क्या नया सीख सकती हूँ। और आजकल तो बहुत अच्छा समय है कि हमारे पास मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, और वो हमारे हाथ में है। हाँ जी हम कई अच्छे समूहों से जुड़ सकते हैं, लेखन चाहते हैं तो लेखन के समूह से, चित्रकारी चाहते हैं तो उस समूह से, जी क्रोशिया करना चाहते हैं तो उस समूह से। आप किसी भी समूह से जुड़ के अपने को सोशल नेटवर्क में ला सकते हैं। अब तो बहुत से व्यवसाय भी ऑनलाइन होने लगे हैं, आप हाँ उसमें जी जुड़ सकते हैं। और यदि आप घर से बाहर निकल के कुछ करना चाहते हैं तो यही समूह बाहर भी प्रतियोगिताएं आयोजित, ये नहीं सोचना है कि बहुत जीवन सुंदर। समाप्त हुआ, ये ध्यान रखना है कि जी जब एक नया जीवन शुरू हुआ है उसको बहुत नए प्रकार से, नए दृष्टिकोण से, नए आयाम दे के आगे जिया जी जाए। जी जी। ये तो महिलाओं की बात हो गई, लेकिन हम जब देखते हाँ हैं जी। कि आजकल के समय में इतने दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ होते हैं, तो हाँ पुरुषों जी। के द्वारा, लड़कों के द्वारा हर जगह जब देखिए हम लोग को सुनने को मिल जाता है, तो क्या इसकी शिक्षा हम लोग अपने परिवार में अपने बच्चों को किस तरीके से संस्कार डालें जो आगे बढ़ने वाली घटनाओं को हम रोक सके? लड़कियों को तो हम कहते ही हैं, लेकिन लड़कों को किस तरीके से हम शुरू से सिखाएं? अक्सर जो देखा जाता है ना किसी भी समाज में, कि हम शिक्षा तब आरंभ करते हैं जब हम सोचते हैं बच्चा अब बड़ा हो गया है, 12-13 साल का हो गया, अब हम सिखाएं। जी पर शिक्षा को हमें बिल्कुल शुरू से, बाल्यावस्था से ही शुरू कर देना चाहिए। 5 साल की जी आयु तक दुनिया को देखने बहुत का नजरिया बन जाता है। हाँ तो जी उस आयु में आप बच्चे को महिलाओं की रिस्पेक्ट करना सिखाएं। और आप उसे भाषण दे के, उपदेश दे के नहीं सिखा सकते, स्वयं उदाहरण बहुत दे के सिखाएं। तो परिवार में पिता जी की और पुरुषों की ये भूमिका हो जाती है कि वो पत्नी की, बहन की, माता की रिस्पेक्ट करें, और अपने बेटे को भी सिखाएं कि इनकी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि ये आपको जीवन देते हैं। और जीवन की मेन धुरी तो, परिवार की मेन धुरी तो स्त्री ही है, उसी के आसपास सारा जीवन रोटेट करता है। तो जी ये सिखाना बहुत अनिवार्य है, और ये हम व्यवहार के द्वारा सिखा सकते हैं, ये हम किसी को भाषण दे के नहीं सिखा सकते। जी जो आप सीरियल देख रहे हो उसका भी बहुत असर पड़ता है बच्चे की मानसिकता पे। जिस प्रकार की आप मूवी देखते हैं, आपके साथ बच्चा भी देख रहा है, उसकी मानसिकता पे प्रभाव पड़ता है। तो खुद आपको अपने ऊपर स्क्रीनिंग रखनी होगी कि आप किस प्रकार का मनोरंजन घर में देख रहे हैं, आप किस जी प्रकार का डिस्कशन घर में कर रहे हैं, कैसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं। तो माता पिता बनना बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी भी होता है, और ये बहुत ही सुहाना समय भी होता है जब आप किसी को, एक बच्चे को, जैसे आपके पास आया है, आप उसको साँचे में ढाल रहे होते, हम जिस सांचे में ढालेंगे वैसा ढल जाएगा, हम उसको जैसी दुनिया का रूप दिखाएंगे वो दुनिया को वैसे देखेगा। तो उसी उम्र से हमें महिलाओं की, स्त्रियों की इज्जत करना बच्चे को सिखाना होगा। बहुत बढ़िया ये बात। काम ऊपर से बड़े होने पे नहीं हो सकता। जी जी जी। अब आप इतना कुछ लिखती आई हैं,
कोई आपकी रचना जो आपको पसंद हो, आप सुनाना चाहें तो हमको कोई रचना सुनाइए, हम लोगों को, हम लोग सुनने के लिए बहुत व्याकुल है। अवश्य सुनाती हूँ। जी। रुकती नहीं मैं, बहती हूँ रवानगी से। रुकती नहीं मैं, बहती हूँ रवानगी से। नदी हूँ, रास्ती हूँ, रास्ता बनाती हूँ पानी से। रोक सको बहुत सुंदर। तो रोक लेना, हवा हूँ। रोक सको तो रोक लेना, हवा हूँ। प्रचंड हूँ, मुट्ठी में भींचना बेकार है। बहुत सुंदर। बंद ना कर सकोगे दरो दीवार में, बंद ना कर सकोगे दरो दीवार में। खुशबू हूँ, उड़ जाती हूँ, तेरे हाथ में लेना एक ख्वाब है। ये जो प्रकृति है और यही स्त्री है, यही माता है, आप इसे किसी भी प्रकार से रोक नहीं सकते। यही आवेग, एक शक्ति, यही खुशबू एक स्त्री में होती है। ये अपना रास्ता खुद बनाती है। एक खुशबू है, आप इसे बांध के नहीं रख सकते। प्रचंड हवा है, आप इसे रोक नहीं सकते। परिवर्तन है, अपना रास्ता ये खुद बना के आगे बढ़ेगी। बहुत सुंदर। तो ये नारी को समर्पित है। और बहुत सुंदर है। इसी प्रकार थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। आप लोगों की तरह बहुत ज्ञान नहीं है मुझे। बहुत सुंदर भाव आपके। जब आप लाइफ में परेशानी के दौर से गुजर रही थी, एक वो समय, उस समय जब आप अकेलापन महसूस कर रही थी और लग रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे आगे बढ़ूं, तो उस समय आपके जीवन में कौन ऐसा आइडियल बना आपके लिए जिसने आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया? आपके जीवन का जिसे आप आइडियल मानती हो बहुत ज्यादा। मेरे जीवन में बहुत सारे आइडियल्स हैं। मेरे बड़े भाई महेंद्र प्रकाश श्रीवास्तव जी और मेरे पति श्री मनु साहू जी। मेरे पति को पता था कि अब वो जीवित नहीं रहने वाले, पर वो कभी भी विचलित नहीं हुए और रोए भी नहीं। उनकी वो शक्ति देख के एक प्रेरणा है वो आज भी, वो दृश्य आज भी प्रेरणा है मेरे लिए। और उन्होंने जीवन में हमेशा कहा, कुछ गलत हुआ तो कहा इससे हमने ये सीख लिया, अब इससे आगे बढ़ते हैं, इसको लेके नहीं आगे जाएंगे, इस शिक्षा को लेके आगे जाएंगे। और जो मेरे बड़े भाई हैं वो, उन्होंने हमेशा जीवन को सही ढंग से जीने का, रिश्तों को निभाने का तरीका सिखाया। और वो पूरे समय गाइड करते रहे कि आगे क्या करना है, कैसे मुश्किलातों से लड़ना है और कैसे खुश रहना है। और तो उन्होंने एक चीज मुझसे कही, मेरे भाई ने, कि अपने पति की याद में आप कोई काम करिए जो आपके जाने के बाद भी होता रहे। तो उस वजह से मैंने अपने पति की याद में एक स्कॉलरशिप आरंभ करी है, जिसको जो भी उनके जन्मदिन के महीने में एडमिशन लेता है उसकी फीस हम आधी कर देते हैं, चाहे वो किसी भी आर्थिक वर्ग से हो। बहुत सुंदर बात है, बहुत बढ़िया प्रयास है। आप आगे शिक्षा के क्षेत्र में, सब क्षेत्रों में इतना काम कर रही हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, और प्रेरणा स्रोत बनी है हम महिलाओं के लिए। एक आपसे एक बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है कि जब लड़कियां शादी करके ससुराल में आती हैं, एक नया वातावरण, नया परिवेश, नए लोग, और अपनी पिछली जिंदगी से आगे बढ़ने में समय लगता है, उस समय माँ बाप की शिक्षा अलग होती है, ससुराल में लोगों की बातें अलग होती हैं। उस समय उस लड़की को कैसे फैसले जीवन के लेना चाहिए? होता है अनमन होती है, नए परिवार में आके पति से नहीं बनती है, सास की बात बुरी लग जाती है, बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती है। जब वो रोती है और शेयर करती है, आजकल तो फोन है, फटाफट मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, तो उस समय माँ बाप लड़की के उसे अलग तरीके से गाइड करते हैं। तो ऐसे समय में इस तरह की स्थितियों को लड़कियों को कैसे संभालना चाहिए? इस बात का उत्तर देने से पहले एक बात कहना चाहूंगी सभी स्त्रियों के लिए, कि महिला से बड़ा सन्यासी कोई नहीं होता। वो एक पल में अपना सब कुछ, माता पिता, भाई बहन, परिवार, अपने सब कुछ पीछे छोड़ के वो एक अजनबी के साथ आगे चल देती।
और जी उसकी उन लोगों की सेवा में जीवन बिताती है, उन लोगों के साथ रहती है जिससे उसका खून का कोई संबंध ही नहीं। जी बहुत तो उससे बड़ा सन्यासी तो कोई नहीं। जी और अब इतना बड़ा त्याग करके जब वो नए परिवार में जाती है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा एक चीज है कि एडजस्टमेंट में समय लगेगा। हम जी एक पौधे को भी नई जगह लगाते हैं तो थोड़े शुरू में मुरझा जाता है। जी जी बिल्कुल। तो कुछ हद तक जिस परिवार में वो गई है उसको अगर वो सपोर्ट मिले उस परिवार से तो ठीक। एडजस्टमेंट आसान हो जाता है। तो बजाय इसके कि वो ये सोचे कि ये हमसे अलग हैं, डेफिनेटली सब एक दूसरे से अलग हैं। जी अलग होने में ही हमारी खूबसूरती है। उस अलग होने को स्वीकार कर लीजिए। जी ऐसा क्यों है ये मत सोचिए, जी जी उसको जैसा है वैसे स्वीकार कर लीजिए। और यही ससुराल पक्ष के लिए है कि जैसा है जो है उसे स्वीकार कर लीजिए, ये बात क्योंकि ससुराल वालों पे इसी भी में सुंदरता है। कि वो कंपैरिजन ना करे लड़कियों के साथ कि हाँ लड़की जी, की बहू हाँ है जी, कि बिल्कुल। उनकी बहू ऐसी थी। कि मेरी माँ ऐसी थी और ये ऐसी हैं। जी वो भी माँ है और अपने बच्चों के लिए वो अलग प्रकार से व्यवहार करती है। उनका व्यवहार का तरीका, उनके एडजस्टमेंट का तरीका परिवार में अलग है। जी जी इस विभिन्नता को ही समझना एडजस्टमेंट है। दोनों पक्षों को तो इस इस बात और स्त्री को ही बहुत ज्यादा इसमें काम करना पड़ता है, चाहे वो सास के रूप में हो, चाहे ननद के रूप में हो, चाहे बहू के रूप में हो। सभी का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अगर सब हाँ जी, समझदारी से काम ले तो शायद व्यवस्थाएं सही बनी रहे। मेरा यही मानती हाँ, हूँ। कुछ जगह चुप रहना होता है और कुछ जगह बोलना होता है। जी पर हाँ, बोलने का तरीका क्या है ये देखना होता है। जी आप एक ही चीज को बहुत गुस्से में बोल सकते हैं और उसी चीज को समय थोड़ा दे के बाद में इत्मीनान से भी समझ सकते हैं। जी पर अक्सर हम लोग प्रतिक्रियात्मक हो जाते हैं। प्रतिक्रियात्मक होने में ही तकलीफ है। जी हम यदि प्रतिक्रियात्मक ना हो के क्रियात्मक रहें तो शायद ये तकलीफ ना खत्म ना हो। जी। और आप अपने जो प्राइज जीते हैं, मैंने देखा है कुछ ब्यूटी का कुछ आपने जीता है। कुछ अपना वो घटना बताइए, कैसे क्या हुआ, कैसे आप आ, ओपनिंग में गई। एक स्टेज आई जीवन में जब पति के बाद, जब मुझे लगा कि अब मैं सिर्फ घर में और अपने बच्चे के साथ इतना व्यस्त हो गई कि मैंने कहीं अपने पे ध्यान देना छोड़ दिया। जी 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 और मुझे एक हॉलीडे की जरूरत थी इन सबसे दूर ओके। जाने की। तो मैंने कहा क्यों ना ब्यूटी पेजेंट में जाया जाए। वहां हाँ पे महिलाएं होंगी, साथ में नए लोगों से मुलाकात होगी, इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों से आए होंगे। जी और मैं परिवार से, अपने व्यवसाय से, अपने बच्चे सबसे दूर होके अपने बारे में कुछ खुद के लिए करूंगी जो बहुत जरूरी है खुद के लिए करना। तो जी मैं ब्यूटी पेजेंट में गई, वहां के सारे इवेंट्स में हिस्सा लिया, बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हुई और दुनिया को देखने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका मिला। क्योंकि जी वो ज्यादातर विवाहित महिलाओं के लिए ही था, मिसेस इंडिया पेजेंट था। और जी सब महिलाएं किसी ना किसी संघर्ष से गुजरी हुई थी और वहां पहुंची थी। तो उनसे मिलके और प्रेरणा मिली। और उसमें मैंने मिसेस ग्रैंड मॉम यूनिवर्स का टाइटल जीता। पर उस जीतने से अच्छा था उन सबसे मिलना, उन सबसे सीखना, जो आज एक धरोहर की तरह है मेरी तरह। जी क्योंकि बहुत महिलाएं संघर्ष करती हैं और सब मुस्कुराते हुए आगे निकलती हैं। जी जी ये जी सबसे अच्छी चीज है महिलाओं की, वो मुस्कुराते हुए आगे निकलती हैं। जी। अब समय समापन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ सवाल आपसे रह गए हैं उनको भी पूछ लेती हूँ। जैसे इस समय हाँ कोरोना जी, का समय चल रहा है, हर व्यक्ति घर में भय के माहौल में जी रहा है। हर तरफ उसे हाँ लग जी। रहा है कि मौत उसका साया आसपास घूम रहा है, जो उसे पकड़ लेगा। तो इस चीज से, इस स्थिति से उभरने के लिए आप क्या शिक्षा देना चाहेंगी लोगों को। सर्वप्रथम तो हम सब ये जिस दिन से जन्म लेते हैं उसी दिन से निश्चित है कि मृत्यु है। जी जन्म है तो मृत्यु है, सब जानते हैं। पर जी आज ये चीज हमारे सामने आके खड़ी है। जी जी बिल्कुल। और इस समय सबसे पहला प्रश्न यही होना चाहिए हमारे लिए कि आज यदि मेरे जीवन का आखिरी दिन होता तो हम कैसे जीते। सही बात तो आज यदि जीवन का आखिरी दिन है तो हम खुश होके जीना चाहेंगे, है। जी हम दूसरों को खुशियां देना चाहेंगे। जी पर फिर भी
ये कहना आसान होता है और इन चीजों को कर पाना थोड़ा कठिन होता है। जी तो जी सबसे पहले अपने को सुरक्षित रखने के लिए स्वस्थ भोजन खाएं और स्वस्थ विचार रखें। जी भय है, अवश्य भय है, और ये एक वास्तविक भय है। उससे प्रिपेयर रहें, उससे लड़ने के लिए। तो अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाएं, हेल्थी भोजन करें जी और हेल्थी ही सोचें। नेगेटिव सोचेंगे, जितना आप नेगेटिव सोचेंगे उतना भय बढ़ता जाएगा, और जी जितना भय बढ़ेगा उतना आपकी ऊर्जा कम होगी। जी जी आप नकारात्मक होंगे तो आपके आसपास का माहौल भी नकारात्मक हो जाएगा। जी मेडिटेट करें। कई प्रकार के मेडिटेशन होते हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और मेडिटेट करने के लिए जब आप श्वास लेते हैं, प्रश्वास करते हैं, उससे आपका ब्रीदिंग सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। ओके एक तो ये चीज रहती है। जी साथ में आप इस बात का भी ध्यान रखें कि हेल्थ अफर्मेशन करें। मेडिटेट करते समय कहें मैं हेल्थी हूँ। और इस प्रकार के बहुत सारे हेल्थ अफर्मेशन आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। यदि आप पिनिंटरेस्ट पे ढूंढे तो उस पे भी हेल्थ अफर्मेशन है। वो अफर्म करें अपने आप से, मैं हेल्थी हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, जी मैं किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत रखता हूँ। ये बात जितनी बार आप खुद से दोहराते हैं, आप उतना स्ट्रांग फील करते हैं। और अगर आप कहते रहे मैं डर गया हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे बीमारी पकड़ लेगी, तो डेफिनेटली वो भय आपको खत्म कर देगा। खत्म कर देगा। सब कुछ हमारी सोच पे निर्भर करता है। हाँ और जी, जो भी एक्शन है वो थॉट से डेवलप करता है, तो थॉट को पॉजिटिव रखें, आपके जी एक्शन पॉजिटिव रहेंगे। बहुत बढ़िया ऐसी स्थिति में जो भी प्रिवेंशन और प्रिकॉशन है बताए जा रहे हैं, जी उसको ध्यान दें। पर बहुत ज्यादा न्यूज सुन के खुद को घबरा देने की जरूरत नहीं है। जितनी आवश्यक सूचना है वो आपके पास है। उस आवश्यक सूचना के को देखते हुए आप अपने खान पान का, अपने व्यायाम करने का और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। डिप्रेशन होगा क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उसके जी लिए घर में मनोरंजन के साधन रखें। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप उस पर कुछ नया ऑनलाइन सीख सकते हैं। बहुत सारी फ्री क्लासेस इस समय कई यूनिवर्सिटीज करा रही हैं, आप कुछ सीख सकते हैं। हॉबी में इन्वॉल्व रहें। जितना आप अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे और मूव करते रहेंगे, उतना आपका माइंड भी ऑक्यूपाइड रहेगा, तो ये नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। से मान लीजिए आप सिंपल सा काम कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं कोई महिला, या बिनाई कर रही हैं, या क्रोशे कर रही हैं, आप उसमें गिनने में लग जाओगे, काउंटिंग में लग जाओगे, तो आपका जी माइंड नेगेटिव और नहीं जाएगा। हाँ, जी पुरुषों को प्रॉब्लम आ सकती है कि वो क्या करे, वो कहेंगे हम निटिंग कैसे करें। तो वो लेखन का कार्य कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, चित्रकारी कर सकते हैं। जी ऑनलाइन बहुत सी क्लासेस है, उसमें कुछ सीख सकते हैं, या अपने बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि स्कूल की किताबें पढ़ाएं। बच्चे भी उतना स्ट्रेस में हैं जितना आप या हम हैं। तो जी उनके स्ट्रेस को नकारे नहीं, उनके स्ट्रेस को समझें और उनके मनोरंजन का साधन घर में ही बहुत से मनोरंजन के गेम्स आप खेलें, फैमिली के साथ टाइम बिताएं और ग्रैटिट्यूड में रहें। ऊपर वाले को थैंक यू कहें, जो भी चीजें आपके पास हैं उनके लिए। आप घर में हैं, आप सुरक्षित हैं, आपका परिवार आपके साथ है। बी थैंकफुल एवरी डे। बी थैंकफुल। जितना आप थैंकफुल होंगे उतना आपको फील होगा कि आपके पास सब कुछ है। एक छोटा सा भय है, बीमारियां पहले भी थी, बीमारियां अब भी हैं। हम सारी बीमारियों से लड़ते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इस बीमारी से भी लड़के हम आगे निकल जाएंगे। जी बहुत सुंदर बात। और अब आपसे मैं आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगी। जो बच्चे इस समय 10th या 12th बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हाँ कर जी। रहे हैं, या और बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो उनको पढ़ाई के लिए, एग्जाम में सफल होने के लिए कुछ टिप्स देना चाहें, आप वो बताइए कि बच्चे किस तरीके से अपनी तैयारी को करें इस समय। आ, बच्चे तो सबसे जल्दी एडजस्ट होते हैं किसी भी परिवर्तन से। जी जी और ये एक प्रकार का क्रांति का, परिवर्तन का, रेवोल्यूशन का दौर है। हाँ जी और एक नया युग आ रहा है जिसे हम डिजिटल युग या मीडिया का युग कह जी सकते हैं। बिल्कुल ज्यादातर चीजें डिजिटल हो गई हैं। जी और अब किताबें, आप ये ना सोचे कि आप किताब से ही पढ़ोगे, जी आप डिजिटली पढ़ो और आपको चीजें बेहतर समझ में आ रही हैं डिजिटल। जी आपके टीचर आपके साथ हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे साधन आपके यूट्यूब पे, बहुत सारे ऐसे ऐप अवेलेबल हैं जी जिसपे आप पढ़ सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और पढ़ाई के साथ साथ आपका मनोरंजन भी उसी साधन से आ रहा है।
तो एक नियंत्रण रखना पड़ेगा। तो पहले तो होता था किताब के पन्ने गिन लिए कि इतना पढ़ लिया हमने, हो गया, ये तो हमारा समय था, या इतने चैप्टर पढ़ लिए, हो गया। जी तो जी अब तो ये समय रहा नहीं। तो जी अब आप डिसाइड कर लो टाइम से कि मैं इतने टाइम पढ़ूंगा और जी इतना टाइम मनोरंजन करूंगा। जी और परिवार के लिए जरूर समय रखें, क्योंकि जब आप कम्युनिकेट नहीं करते, आप बात नहीं करते, तो आपके दिमाग में बहुत से विचार आते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते, डाउट्स आते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते। इसलिए परिवार को एक दूसरे से बात अवश्य करनी चाहिए, खास करके बच्चों को, क्योंकि उनके मन में इस समय बहुत से विचार आ रहे होंगे। उनको भी भय लग रहा है कि उनका भविष्य क्या होगा, तो अगला भविष्य तो डिजिटल वर्ल्ड में ही बनेगा। उस जी। प्रकार से बच्चों को अपनी तैयारी रखनी चाहिए। बहुत सुंदर। आज आपसे महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, युवा पीढ़ियों के लिए, बहुओं के लिए, सभी के लिए, विद्यार्थियों के लिए विचार जाने, आपसे सारी शिक्षा प्राप्त करी। आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आगे थैंक यू भी सर। आपसे हम लोग मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। अगर चलते चलते कुछ सुनाना चाहें अंतिम, अगर आप सही लगे, आपको सुविधा हो तो कुछ सुना पाए तो सुना दीजिए, फिर हम विदा लेंगे हम लोग। हाँ, मैं देखती हूँ कि मैं क्या सुना सकती हूँ। हाँ, देख लीजिए अगर इजीली आपको लगता है तो हाँ। सुना। मैं अकेली, बरखा मेरी सहेली, खेले अटखेली। वाह, मैं अकेली, बरखा मेरी सहेली, बहुत खेले अटखेली। मैं अकेली, बड़ी अलबेली, अनबुझ पहेली। बहुत सही, मैं अकेली, सलोनी सांवली, बड़ी हठेली। मैं अकेली, मेहंदी की लाली, सजाए हथेली। बहुत सही, मैं अकेली। बहुत सुंदर। जैसा आपका व्यक्तित्व वैसी आपकी कविताएं, कहते हैं जैसा व्यक्ति होता है वैसी उसकी भावनाएं उसकी लेखनी में उतर आती हैं। और आज हम लोगों के लिए आप बहुत प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे आप हम लोग का मार्गदर्शन करते रहिए। जब जरूरत होगी, जब लगेगा तो मैं आपको बुलाऊंगी, जिससे आप हम लोग को शिक्षा दे सके, हम लोग आगे बढ़ सके। और इसी कामनाओं के साथ धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार। बहुत आभार। बहुत नमस्कार।